हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड की बात करूँ तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है गाइज? टोटल वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ वन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, कितने सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में? 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं बाय करने की अपनी एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर ड्यूरिंग एन वन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड मैंने यहाँ पर क्या बोला? टोटल वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि जितनी वैल्यू की मैं डिमांड करूंगी उतना ही एक्सपेंडिचर करूंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने डिमांड करी, मेरे को एक 10 रुपये वाला बिस्किट खरीदना है, तो मैंने 10 रुपये वाले बिस्किट की डिमांड करी, तो एक्सपेंडिचर कितना करूंगी? 10 रुपये का ही तो करूंगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, इक्वल है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, ठीक है। कि अगर ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, ठीक है, तो उनकी डिमांड मान लो है 1000 करोड़ की, ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना होगा? वो भी 1000 करोड़ का होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड को मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकती हूँ। देन बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की। तो कितने सेक्टर है भाई इकोनॉमी में? 4 सेक्टर हैं, तो कंपोनेंट्स कितने होंगे एग्रीगेट डिमांड के? 4 ही होंगे। फर्स्ट सेक्टर हमारा क्या आता है? हाउस होल्ड, जिसको हम बोल सकते हैं भाई हाउस होल्ड क्या करता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, तो हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। देन बात करते हैं सेकंड सेक्टर आता है हमारा फर्म। फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से डिनोट करते हैं। देन बात करें गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। देन आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ बेसिकली क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है। तो हमारा फोर्थ कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है हमारा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? बेसिकली कंपोनेंट्स हो गए किसके? एग्रीगेट डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, मतलब नेट एक्सपोर्ट। सो गाइज, ये हमने प्रीवियस क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड को 2 सेक्टर मॉडल में। मतलब वैसे तो हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड हम जब पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर की पढ़ेंगे। कौन कौन से भाई? हाउस होल्ड जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, देन फर्म जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? फंक्शन होगा किसका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का। तो इन अ 2 सेक्टर मॉडल में बेसिकली हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है। सो गाइज, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल। सो गाइज, बात करें एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल, मतलब मैं बात करूँ कि एग्रीगेट डिमांड क्या है? फंक्शन है C प्लस आई का, कि हाउस होल्ड क्या करेंगे? कंजम्पशन डिमांड करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, और फर्म क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट डिमांड करेगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? C प्लस आई हो जाएगा। क्लियर इतना? अब अगर मैं बात करूँ, एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, तो तुमने अपने डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जैसे जैसे क्या हो जाती है, फैमिली की इनकम बढ़ जाती है, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है इनकम के साथ, कि जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। पॉजिटिव रिलेशन होगा बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है यहाँ पे? C प्लस आई है, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल हम एज्यूम करके चल रहे हैं। इसको हम एग्रीगेट डिमांड के स्केड्यूल के थ्रू डिटेल में समझते हैं। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं इनकम, जिसको हम Y से डिनोट करते हैं। इनकम क्या हो रही है हमारी? 0 से 100, 200, 300, 400, 500, 600 इंक्रीज हो रही है। देन बात करें कंजम्पशन, क्योंकि हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम कंजम्पशन भी बढ़ाते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कंजम्पशन भी हमारा 40 से 120, 200, 280, 360, 440, 520 इंक्रीज हो रहा है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो 40 और 120 के बीच का डिफरेंस क्या है? 80। 120 और 200 के बीच का डिफरेंस क्या है? 80। तो डिफरेंस जो होगा ना कंजम्पशन में, वो सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंजम्पशन की जो स्लोप होती है ना,
वो क्या होती है, एमपीसी होती है। एमपीसी के बारे में हम आने वाली क्लास में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ। एमपीसी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी क्या बताता है हमें, रेशो बताता है बेसिकली चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम की, कि इनकम में जब चेंज आया तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया, डेट इज एमपीसी। ठीक है, एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, कि इनकम में जितना चेंज आया उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, डेट इज एमपीसी। अब तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इनकम क्या हुई, 100 से 200 इंक्रीज हुई, चेंज कितना आया 100 का। कंजम्पशन 120 से 200 इंक्रीज हुआ, चेंज कितना आया 80 का। इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा भाई 0.8। मतलब कि कंज्यूमर जो है, जब इनकम 100 से बढ़ रही है तो कंज्यूमर 80% इनकम क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं किसी भी लेवल पे निकालूं, देखो 300 से 400 कितने का डिफरेंस, 100 का। 280 से 360 कितने का डिफरेंस, 80 का, 0.8। मतलब कि जब भी इनकम 100 से इंक्रीज हो रही है, कंज्यूमर जो है उसका 80% क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, जब 100 से इंक्रीज हुई है तो 80 क्या कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। इसलिए कंजम्पशन जो है, यहाँ पे जो डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है ना 80 का, वो इसलिए है क्योंकि एमपीसी क्या है हमारी यहाँ पर 0.8 कांस्टेंट है, कि जब भी इनकम में चेंज आ रहा है 100 से तो कंजम्पशन में भी चेंज आ रहा है कितना, 80 से। तो 0.8 हमारी एमपीसी है। एमपीसी हमें बताता है कि जब इनकम में चेंज आ रहा है उसकी वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है। तो रेशो होता है चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन के बीच का। ठीक है, तो एक क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस लिए ये डिफरेंस सेम है। एमपीसी के बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने बता दिया क्योंकि एमपीसी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए जो चेंज आ रहा है वो भी बिल्कुल सेम आ रहा है, 80 का आ रहा है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो भाई पहली क्लास में ही हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट, कैसी इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं हम, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं वो ऑटोनॉमस है, मतलब इनकम की वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो कांस्टेंट रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, 20-20-20 पर कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देन एग्रीगेट डिमांड क्या है, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल है तो ऑब्वियस सी बात है C+I होगा। तो C+I जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा भी 40 + 20 60, 120 + 20 140, 200 + 20 220, 280 + 20 300, 360 + 20 380, 440 + 20 460, 520 + 20 540। हमारा क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड आ गया। क्लियर इतना। अब किस तरीके से हमारा कर्व बनेगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। बात करें भाई कर्व की किस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ मैं इनकम इन रुपी करोर्स में, और वाई एक्सिस पे ले रही हूँ मैं एक्सपेंडिचर इन रुपी करोर्स में, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अब जो एक्सपेंडिचर है वो रुपी करोर्स में लेंगे भाई, थाउजेंड्स में, लैक्स में नहीं लेंगे। पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, करोड़ों में खर्चा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इनकम लेंगे रुपी करोर्स में एंड एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड लेंगे रुपी करोर्स में। तो सबसे पहले बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या, ऑटोनोमस है, मतलब इनकम के साथ कोई चेंज नहीं आता तो कांस्टेंट रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट को मैंने कांस्टेंट बना दिया 20 पर। ठीक है, तो आई जो है ये क्या, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है कि इनकम का लेवल जो मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट क्या है 20 पर कांस्टेंट है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का कर्व जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाता है किसके, एक्स एक्सिस के। इन्वेस्टमेंट कर्व क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है इसलिए हमारा कर्व जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। क्लियर। देन बात करें कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों बनता है भाई, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ रहा है, और वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, 80-80 से बढ़ रहा है। इसलिए क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन है इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रहा है क्योंकि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है ना, 80-80 से, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट है। ठीक है, एमपीसी क्या है, बेसिकली स्लोप है हमारी कंजम्पशन की, तो इसलिए हमारा जो कंजम्पशन कर्व वो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। अब बात करें एग्रीगेट डिमांड की, तो एग्रीगेट डिमांड का भी पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या बनेगी भाई, वो भी हमारी
अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगी, क्योंकि इसकी भी क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। अब ध्यान से देखो, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के जो बीच का डिफरेंस है ना, ये क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें, एग्रीगेट डिमांड क्या है, C+I है। एग्रीगेट डिमांड क्या है हमारी, C+I है। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इन्वेस्टमेंट ही तो बचेगा ना, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या कांस्टेंट है, ऑटोनोमस है, तो इन्वेस्टमेंट ही बचेगा ना, डिफरेंस। तो कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के जो बीच का डिफरेंस होता है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही होता है। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड आई है वो क्या आई है भाई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ही तो आई है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो कंजम्पशन कर्व और एग्रीगेट डिमांड के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ही होगा। इसलिए देखो एकदम सेम गैप आएगा। क्यों? क्योंकि 2020 का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है ना, तो सेम गैप आएगा एक तरीके से। अब एक और चीज यहाँ पे समझो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इनकम कितनी है, क्योंकि ऑटोनोमस है। बट कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी मैं 40 का कंजम्पशन कर रही हूं, 40 रुपये करोड़ का। ठीक है, करोड़ में लेके चल रहे हैं हम ये सारे अमाउंट्स। ठीक है, अब 40 का मैं कंजम्पशन कर रही हूँ जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, मतलब कि किसी की जीरो इनकम है फिर भी वो कंजम्पशन कर रहा है। क्यों कर रहा होगा भाई, जीने के लिए कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, भाई ये तो बेसिक नेसेसिटीज है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, तो कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा जीने के लिए, चाहे इनकम जीरो ही क्यों ना हो। तो जब इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन हो रहा है, तो ये कंजम्पशन कहाँ से मेट होगा, कहाँ से भाई, जो मेरी पास्ट सेविंग होगी वहां से हो सकता है, या मेरे पास जो एसेट्स हैं उनको सेल करके हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कोई गोल्ड की ज्वेलरी थी, मैंने उसको सेल कर दिया, कोई स्टॉक था उसको सेल कर दिया, तो इस तरीके से हो सकता है। या फिर मैं बोरिंग्स लेके करूंगी, मतलब करूंगी तो ये एक्सपेंडिचर क्यों करूंगी, क्योंकि मिनिमम लेवल है यार, इतना तो करना ही पड़ेगा जीने के लिए। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जब कंजम्पशन हो रहा है तो इनकम का तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा ना कंजम्पशन पर, कंजम्पशन तो फिर भी हो रहा है। तो ये जो कंजम्पशन होता है ना हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, इस कंजम्पशन को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस का मतलब ही है कि भाई इनकम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऑब्वियस सी बात है इस कंजम्पशन पर भी इनकम का कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन हो रहा है, तो इसको हम C बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। इसलिए तुम ध्यान से देखो, जो हमारा कंजम्पशन कर्व है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, क्योंकि कंजम्पशन तो जीरो होता ही नहीं है ना, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है भाई, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो कर्व है कंजम्पशन कर्व, वो यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब 40 से बेसिकली स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो कभी कंजम्पशन होता नहीं है। तो यहाँ से Q से और O के बीच में जो डिफरेंस है बेसिकली ये C बार है, कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी 40 का कंजम्पशन हो रहा है। क्लियर हुआ? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली मैं बता ही चुकी हूँ, एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो, कि जीरो इनकम पर भी कंजम्पशन क्या है, होता है, पॉजिटिव होता है ना भाई। इनकम जीरो है, कंजम्पशन तो फिर भी 40 का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है, सर्वाइवल के लिए करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको C बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे, कि इनकम जीरो फिर भी कंजम्पशन कर रहे हैं लोग। क्लियर हुआ? देन बात करते हैं अपवर्ड स्लोपिंग कंजम्पशन कर्व। ये तो मैंने बताया भी कि अपवर्ड स्लोपिंग और स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों बनता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, बट क्योंकि MPC कांस्टेंट होती है इसलिए स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। अब यहाँ पे देखो, इनकम के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट जितने प्रपोर्शन से इनकम बढ़ रही है उतने प्रपोर्शन से कंजम्पशन नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल के लिए 200 से 300, कितने से इनकम बढ़ी? 100 से। 200 से 280, कितने से कंजम्पशन बढ़ा? 80 से। इनकम 100 से बढ़ी, कंजम्पशन 80 से बढ़ा, तो प्रोपोर्शनेटली देखा जाए इनकम के मुकाबले कंजम्पशन कम बढ़ा ना। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन लेवल आने के बाद हम क्या करते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं।
देखो इसको, 0 लेवल ऑफ इनकम थी बट कंजम्पशन करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, तो 40 का कंजम्पशन करा। 100 थी, 120 का करा, क्योंकि अभी भी मेरी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, मिनिमम जो कंजम्पशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, 120 का कंजम्पशन करा। फिर 200 जितनी इनकम थी सारा का सारा स्पेंड कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया बेसिकली। फिर 300 मतलब एक सर्टेन लेवल आ गया कि अब मैं सेविंग स्टार्ट कर सकती हूँ, तो मैंने 280 का कंजम्पशन करा और 20 रुपये सेव कर लिए होंगे। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम सेविंग स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए जो हमारा कंजम्पशन में इंक्रीज होता है ना, प्रोपोर्शनेटली लेस इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू इनकम। क्लियर। देन बात करें स्लोप ऑफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व। अब इन्वेस्टमेंट कर्व तो भाई इनकम के साथ वेरी ही नहीं करता, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता इनकम का, तो इन्वेस्टमेंट कर्व क्या बनेगा हमारा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनता है बेसिकली, और पैरेलल हो जाता है किसके, एक्स एक्सिस के। क्लियर। देन बात करें एडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब भाई यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारा जो ये एडी है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, बेसिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से, कि ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना था 40 का, इन्वेस्टमेंट कितनी है 20 की, तो ये 60 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी 60 की एग्रीगेट डिमांड हो रही है। ठीक है, इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड का वो ओरिजिन से नहीं होता, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन से होता है। क्लियर हुआ इतना। देन बात करें पॉजिटिव स्लोप ऑफ एडी कर्व। बताए भी एडी जो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्यों, क्योंकि इनकम ऑन एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्लियर हो गया होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि क्यों जो है सी मतलब कंजम्पशन कर्व हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों भाई, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, तो कंजम्पशन कर्व 40 से स्टार्ट हुआ। और अगर बात करें एग्रीगेट डिमांड की, ये भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये भी क्या है भाई, 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी डिमांड हो रही है ना, क्या हो रही है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो कि 60 है, तो इसलिए यहाँ से स्टार्ट होगा। और इन्वेस्टमेंट का कर्व तो भाई कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर बात करें गाइज एग्रीगेट डिमांड की, बेसिकली 4 सेक्टर मॉडल होता है, बट हम 2 सेक्टर मॉडल में बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को पढ़ रहे हैं, जो कि क्या होता है, कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो कौन करता है, कंजम्पशन कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट कौन करती है, फर्म करती है। देन बात करें एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एमपीसी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि ये इनकम के साथ वेरी नहीं करती, क्योंकि ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इस पे इंडिपेंडेंट होती है बेसिकली लेवल ऑफ इनकम से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, C+I होगा, तो ये भी क्या होगा, इनकम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। तो अगर बात करें 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो रहा है, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और इन्वेस्टमेंट हो रही है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हम लेके चल रहे हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, 60 है। इसी वजह से हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो 40 से स्टार्ट होगा, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो 60 से स्टार्ट होगी, प्लस 40 क्या हो गया, 60 है ना, 20 इन्वेस्टमेंट हो रही है और 40 कंजम्पशन हो रहा है। 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन क्यों होता है, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, हमें वो करना ही पड़ता है सर्वाइवल के लिए। कहाँ से मेट करेंगे हम उसको, पास सेविंग से, एसेट्स को सेल करके या बोरिंग्स लेके करेंगे, बट ज़रूर। ठीक है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। बट अगर देखा जाए जितने से इनकम बढ़ेगी उतने से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक सर्टेन लेवल आने के बाद हम क्या कर देते हैं, सेविंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंजम्पशन में प्रोपोर्शनली लेस इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू इनकम। तो हमने वही देखा भी, 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग बनता है कंजम्पशन कर्व, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, और प्रोपोर्शनली लेस इंक्रीज होता है कंजम्पशन में एज कम्पेयर टू इनकम। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट होती है लेवल ऑफ इनकम से, इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। देन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा, और एडी कर्व की जो स्लोप होती है वो भी पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनकम के साथ डायरेक्टली वेरी करती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।